श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक and this story is begin from chapter 228 to 229 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। उन्होंने तुरंत ही उन दोनों इंसानों को धक्के मारकर अपने होटल से बाहर निकाल दिया। विजय का नाम सुनते ही नैना और प्राची हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। नैना कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी इन नैना को अस्पताल से कॉल आ जाता है और नैना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। लेकिन टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखकर मन्नत के चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ जाती है और तभी मन्नत कुछ सोचते हुए अपना फोन निकलती है और किसी को कॉल करती है। अब आगे दूसरी तरफ नैना बहुत ही हड़बड़ी में हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके हॉस्पिटल पहुंचते ही एक डॉक्टर नैना के पास भागते हुए आता है और नैना से कहता है, डॉक्टर नैना, अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी चलिए, पेशेंट की हार्टबीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है। अचानक से पेशेंट के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। नैना जल्दी से पेशेंट के रूम में जाती है। ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि संजना थी। नैना जल्दी से सारी मशीनों को चेक करती है और फिर संजना को चेक करते हुए संजना के दिल पर हाथ रखकर संजना के दिल को दबाने लगती है। नैना एक नर्स को एक इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहती है तो नर्स जल्दी से इंजेक्शन रेडी करके नैना को देती है। नैना उसे इंजेक्शन को पकड़कर संजना के दिल में चाकू की तरह गोप देती है। इंजेक्शन देने के बाद संजना की हार्टबीट धीरे धीरे कम होने लगती है। नैना संजना के सारे रिपोर्ट चेक करती है और संजना की कंडीशन देखकर नैना निराश होकर अपनी गर्दन नामे हिला देती है। अभी फिलहाल नैना की कंडीशन पहले से थोड़ी स्टेबल हो जाती है तो नैना संजना के रूम से निकालकर बाहर जाने लगती है। नैना जैसे ही बाहर निकलती है तो उस दरवाजे पर ही मोक्ष मिल जाता है। नैना मोक्ष को देखकर मोक्ष से कहती है, आर यू ओके मिस्टर, डू यू नीड एनी हेल्प? मोक्ष, नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप मुझे बता दीजिए मेरी दोस्त कैसी है और मेरी दोस्त को कब तक होश आएगा? नैना, क्या अंदर जो पेशेंट है आपकी दोस्त है? मोक्ष अपने चेहरे पर मायूसी के भाव लाते हुए अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है। नैना भी मोक्ष की कंडीशन समझ रही थी, इसीलिए नैना उसे अपने केबिन में आने के लिए कहते हैं। दोनों केबिन में आते हैं तो नैना अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और मोक्ष नैना की टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। नैना बहुत ही सीरियस होकर मोक्ष को समझाते हुए कहती है, देखो, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। पेशेंट अभी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है। जब तक संजना को होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। पेशेंट के सर में बहुत ही गहरी चोट लगी है जिससे उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जिससे उनके दिमाग के कुछ हिस्से ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है और जिस वजह से वह पैरालाइज भी हो सकती है। नैना थोड़ी सी झिझक के साथ कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो जिंदगी भर चल नहीं पाए। नैना की बात सुनकर मोक्ष को बहुत ही गहरा सदमा लगता है और मोक्ष बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, इस वक्त उसके दो दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती थे और वो खुद भी हॉस्पिटल में ही एडमिट था। नैना मोक्ष से पूछता है, आप पेशेंट के दोस्त हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेशेंट ने छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश क्यों करी? नैना की बात सुनकर मोक्ष एकदम से नैना से कहता है, नहीं डॉक्टर, मेरी दोस्त ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरी दोस्त दूसरों को जिंदगी देना सिखाती है, वो अपनी जिंदगी कैसे ले सकती है? और मेरी दोस्त की जिंदगी में ऐसा कोई दुख या तकलीफ भी नहीं थी कि उसे अपनी जान देनी पड़े। नैना, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हम बाहर से बहुत ज्यादा खुश देखे हैं वो अंदर से बहुत अकेले होते हैं और कभी कभी लोग अपने दर्द को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी दोस्त किसी बात को लेकर परेशान हो लेकिन उसने कभी आपको बताया ना हो। मोक्ष, नहीं डॉक्टर, अगर मेरी दोस्त को कोई भी परेशानी होती तो वो मुझे जरूर बता दी। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसके हर दुख दर्द में मैं उसके साथ रहा हूँ। हम स्कूल में साथ में थे, हम कॉलेज में साथ में। अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी दोस्त मुसीबत से लड़ती है, उनका डेट के सामना करती है, ऐसे कायरों की तरफ पीठ दिखाकर अपनी जान नहीं देगी। मोक्ष की बात सुनकर नैना अपनी गर्दन कुछ सोचते हुए हाँ में हिलती है और फिर आगे कहती है, ठीक है, अगर आप इतना विश्वास के साथ बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूँ और मैं इस केस के
बारे में हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करूंगी ताकि वो इस केस पर जांच पड़ताल करें और पता करें कि कैसे पेशेंट के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। नैना की बात सुनकर मोक्ष थोड़ा खुशी से नैना से कहता है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए। नैना, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरा काम है और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज है और हॉस्पिटल हम डॉक्टर के लिए मंदिर समान होता है। अगर हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम उसे हादसे के पीछे की असली वजह पता लगे। आप परेशान ना हो, आप बस पेशेंट का ध्यान रखिए। हो सके तो आप पेशेंट से बातें कीजिए क्योंकि पेशेंट का आधा दिमाग काम करना बंद कर चुका है लेकिन आधा दिमाग अभी भी एक्टिव है। हो सकता है कि तुम्हारी बातों से पेशेंट होश में आ जाए। आप धीरे धीरे पेशेंट से बात करने की कोशिश कीजिएगा, पर याद रहे आप सिर्फ उसे 5 या 10 मिनट ही बात करें, इससे ज्यादा नहीं। मोक्ष, ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखूंगा और जैसा आपने कहा है मैं अपनी दोस्त से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संजना को जल्द से जल्द होश आ जाए। नैना, अब आप भी अपने रूम में जाइए और रेस्ट कीजिए। आप कभी इस तरह से ज्यादा देर तक परेशान होना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और आपके जख्म भी अभी पूरी तरह से भरा नहीं है, तो आप भी अपना ध्यान रखें, तभी आप अपनी दोस्त का ध्यान रख पाएंगे। नैना की बात सुनकर मोक्ष अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और फिर केबिन से चला जाता है। मोक्ष के जाने के बाद नैना सच में पड़ जाती है कि उसने मोक्ष को कहीं तो देखा है, लेकिन नैना को याद नहीं आ रहा था कि उसने मोक्ष को कहाँ देखा है। और जब काफी देर तक नैना को याद नहीं आता तो नैना मोक्ष के बारे में सोचना छोड़ देती है और दूसरे पेशेंट की फाइल को चेक करने लग जाती है। दूसरी तरफ मन्नत विला में मन्नत कुणाल को कॉल करती है। कुणाल जो इस वक्त अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था और जैसे ही कुणाल का फोन बजता है, कुणाल अपने फोन को देखा है जिस पर मन्नत भाभी नाम शो हो रहा था। मन्नत का नाम देखकर कुणाल जल्दी से फोन को उठा लेता है। कुणाल, हेलो भाभी। और उसके बाद में मन्नत कुणाल से बातें करते हुए सब कुछ बता देती है। सारी बात खत्म हो जाने के बाद कुणाल कहता है, ठीक है भाभी, जैसा आप चाहती हैं वैसा हो जाएगा, मैं कल शाम तक सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। मन्नत, ठीक है भैया बोलकर फोन काट देती है और उसके बाद मन्नत जियान को कॉल करती है। जियान भी एक ही रिंग में मन्नत का फोन उठा लेता है। मन्नत जियान से कहती है, आप लोगों ने प्राची को इस वक्त कहाँ रखा हुआ है? मन्नत का इतना डायरेक्टली सवाल सुनकर जियान भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जियान प्रेम के ऑर्डर को फॉलो करते हुए मन्नत से कहता है, भाभी हमें नहीं पता प्राची कहाँ है, हमने कुछ नहीं किया। मन्नत, ज्यादा बनिए मत, मुझे सब पता है कि प्राची इस वक्त आप लोगों के ही कब्ज में है। आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए कि प्राची कहाँ है। जियान, मैडम ने सच बोल रहा हूँ, मुझे प्राची के बारे में कुछ नहीं पता। मन्नत सोचती है कि जियान सच में मन्नत को कुछ नहीं बताने वाला, इसीलिए जियान से पूछना बेकार है। और फिर मन्नत बिना जियान से कुछ कहे फोन कट कर देती है। और अब मन्नत कुछ सोचते हुए मुस्कुराती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मोक्ष अपने कमरे में लेटा हुआ था और आराम कर रहा था कि तभी अंजलि हद बढ़ाते हुए कमरे के अंदर आती है। अंजलि के एकदम से आने पर मोक्ष का ध्यान भी अंजलि की तरफ जाता है और अंजलि को इतना परेशान देखकर मोक्ष अंजलि से कहता है, क्या हुआ अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है? अंजलि, मोक्ष तुम्हें विवेक और स्नेह के बारे में कुछ पता नहीं चला क्या? अंजलि की बात सुनकर मोक्ष सवालिया नजरों से अंजलि को देखने लगता है और अंजलि समझ जाती है कि अभी तक मोक्ष को कुछ नहीं पता। अंजलि एक गहरी सांस लेकर पहले खुद को शांत करती है और फिर मोक्ष से कहती है, तुम्हें पता है स्नेहा का असली नाम प्राची मेहरा है और वो दिल्ली के ही मशहूर बिजनेसमैन दीपक मेहरा की बेटी है। अंजलि अपना फोन निकलती है और उसे पर चल रही न्यूज को मोक्ष को दिखाती है। न्यूज देखकर मोक्ष की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है और मोक्ष का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। मोक्ष गुस्से में चिल्लाता है, नहीं ये नहीं हो सकता, स्नेह ऐसा नहीं कर सकती। नहीं अंजलि, ये सब कुछ झूठ है, इस स्नेह इतना घटिया काम कभी नहीं कर सकती, ये सब झूठ है, सब झूठ है, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कौन कर सकता है। मोक्ष की बात सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है और अंजलि गुस्से में मोक्ष पर चिल्लाते हुए कहती है,
आंखें खोलो मोक्ष, कब तक तुम उस लड़की पर अंधा विश्वास करते रहोगे? ना जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी है उसने तुम्हें उसे लड़की की सच्चाई कभी नजर क्यों नहीं आती? अरे मुझे तो वह लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। मुझे उसे लड़की में हमेशा से ही कोई गड़बड़ नजर आती थी। मोक्ष अंजलि पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है। जबान सामान संभाल कर बात करो अंजलि, तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो। मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अंजलि, तुम्हें अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? रुको, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ। शायद अब तुम्हारे आंखों पर बंधी पट्टी खुल जाए। ध्यान से देखो इस न्यूज को। और इतना बोलकर अंजलि अपना फोन दोबारा से मोक्ष के सामने कर देती है और इस बार न्यूज पर दीपक मेहरा का इंटरव्यू चल रहा था, जो बोल रहे थे, ये लड़की मेरी बेटी नहीं है। जिस लड़की का नाम आप मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हैं वह मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी बेटी ने इस गंदे काम में अपना कदम रखा था। मैंने इस लड़की को उसी दिन अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया था, जब मेरे मना करने के बावजूद भी इसने प्रेम सिंघानिया का पीछा नहीं छोड़ा था। शादीशुदा होने के बावजूद भी प्रेम सिंघानिया का मेरी बेटी के साथ नाजायज रिश्ता रहा था, जो मुझे कतई मंजूर नहीं था। तब से ना प्रेम सिंघानिया से मेरा कोई वास्ता है और ना ही प्राची से। इस लड़की के साथ मेरा नाम कभी न जोड़े। मेरी बेटी मेरे लिए कब की मर चुकी है। यह न्यूज देखकर मोक्ष के सर में दर्द होने लगता है। मोक्ष अपना सर पकड़कर अंजलि से कहता, स्नेहा का प्रेम सिंघानिया से क्या वास्ता था? प्रेम सिंघानिया की एक्स गर्लफ्रेंड स्नेहा थी और प्रेम सिंघानिया शादीशुदा होने के बावजूद भी स्नेह के साथ रिलेशनशिप में था। मतलब प्रेम सिंघानिया मन्नत को धोखा दे रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजलि, अगर सब कुछ पता करना है तो हमें या तो प्राची से मिलना होगा, जिसे तुम अपनी बहन स्नेह कहते हो, या फिर हमें मन्नत से बात करनी होगी। अब यही 2 इंसान हमें सच्चाई बता सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता और हमसे छुपाया गया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि मन्नत और प्रेम की शादी कब हुई थी और प्रेम और स्नेह का रिलेशन कैसा था। दोनों कैसे दूसरे को जानते हैं। बहुत कुछ उलझा हुआ है मोक्ष। उसे सुझाने के लिए हमें मन्नत या फिर प्राची से मिलना ही होगा। स्नेहा मतलब प्राची का तो पता नहीं कि इस वक्त प्राची कहाँ है, लेकिन मन्नत का पता लगाया जा सकता है। और अब हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ मन्नत ही दे सकती है। तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, मैं जल्द ही मन्नत के घर का एड्रेस पता लगाकर तुम्हें बताती हूँ। मोक्ष, मन्नत के घर का एड्रेस तुम्हारे पापा तुम्हें बता सकते हैं, क्योंकि प्रेम सिंघानिया और तुम्हारे पापा बिजनेस पार्टनर है और जहाँ प्रेम है वहाँ मन्नत है। अंजलि, हाँ सही कहा तुमने। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। मैं शाम को ही पापा से प्रेम सिंघानिया के घर का एड्रेस पूछ लूंगी और फिर हम कल सुबह ही मन्नत के घर मन्नत से मिलने के लिए चलेंगे। मोक्ष, नहीं, मैं मन्नत के घर नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकती हो। प्रेम सिंघानिया मुझे कभी भी अपने घर में अलाउड नहीं करेगा। तुम जानती हो तुम्हारी शादी के रिसेप्शन पर क्या हुआ था, और अब मैं दोबारा मन्नत की जिंदगी में कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता। मोक्ष की बात को समझते हुए अंजलि मोक्ष के कंधे पर हाथ रखती है और अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ प्रेम अपने केबिन में बैठे हुए काम कर रहा था कि तभी कुणाल प्रेम के केबिन में आता है और प्रेम के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। प्रेम सवालिया नजरों से कुणाल को देखने लगता है तो कुणाल प्रेम से कहता है, प्रेम भाभी ने कल सुबह तक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए बोला है। कुणाल की बात सुनकर प्रेम के काम करते हुए हाथ रुक जाते हैं और प्रेम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। प्रेम, ठीक है, कल सुबह 10:00 बजे तक सब कुछ अरेंज हो जाना चाहिए। प्रेम की बात पर कुणाल अपनी गर्दन हाँ में हिलता है और फिर केबिन से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरता है और रात हो जाती है। रात के वक्त अर्जुन और विजय दोनों ही अपने समय से घर पहुंचते हैं। विजय और प्रेम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दोनों खाना खा रहे थे। नैना और मन्नत भी उनके साथ बैठे खाना खा रही थी। अंश, जो बुखार की वजह से बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, इसीलिए अंश को खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंश खाने पर अपना गुस्सा उतर रहा था। मन्नत अंश को बहुत ही प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। अंश गुस्से में खाने की प्लेट में हाथ मारते हुए कहता है, मुझे नहीं खाना है ये, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पिज्जा खाना है, अभी खाना है पिज्जा। पिज्जा पिज्जा।
मन्नत, नहीं बेटा, अभी आप बहुत ज्यादा वीक हो और वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, आप ये सूप पियो, देखो ये सूप बहुत ही टेस्टी है। अंश, नहीं मुझे नहीं पीना, आप ही पियो इसे, मुझे कुछ नहीं खाना। इतना बोलकर अंश गुस्से में चेयर से उठता है और वहां से चाहने लगता है। मन्नत भी परेशान होकर अंश के पीछे जाने लगती है। मन्नत अंश को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंश कुछ भी खाने के लिए नहीं मान रहा था और अब मन्नत बहुत ही ज्यादा थक जाती है और परेशान होकर अपना सर पकड़कर कहती है, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, दोनों ने ही मुझे जैसे परेशान करने की कसम खा रखी है, क्या करूं मैं इन दोनों का। दूसरी तरफ प्रेम, जो कब से मन्नत और अंश को ही देख रहा था और अब मन्नत को परेशान होता हुआ देखकर प्रेम अपनी इच्छा से खड़ा होता है और अंश के पास जाता है। प्रेम अंश को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर बहुत ही प्यार से अंश से कहता है, क्या हुआ मेरा बेटा, पिज्जा खाना है आपको? अंश अपने पापा की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और मुंह फुलाकर अपने पापा के सीने से चिपक जाता है। प्रेम, ठीक है पापा, अभी अंश को लेकर रेस्टोरेंट जाएंगे और फिर हम वहां पर पिज्जा खाएंगे, लेकिन उससे पहले अंश को सूप पीना होगा और अपनी मेडिसिन खानी होगी। अंश, नहीं पापा, मेडिसिन बहुत कड़वी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रेम, अगर आप अभी मेडिसिन नहीं खाओगे तो आपको फिर ज्यादा दिनों तक मेडिसिन खानी होगी और फिर नैना बुआ आपको इंजेक्शन भी लगाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 दिन तक दवाई खाओगे और टाइम से दवाई खाओगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिर नैना बुआ आपको इंजेक्शन नहीं लगाएंगी और ना ही आपकी मम्मी आपको दवाई देगी। और उधर देखो वंश को भी तो आपके साथ खेलना है ना, अगर आप ऐसे ही वीक रहोगे तो आप वंश के साथ कैसे खेलोगे, आपका तो खेलने भी बंद हो जाएगा। प्रेम के इतना समझाने पर अंश अपना मुंह लटकाकर प्रेम से कहता है, ओके पापा, मैं टाइम से दवाई खाऊंगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और फिर मैं वंश के साथ भी खेलूंगा और मम्मी मुझे पिज्जा बनाकर खिलाएंगे, मुझे रेस्टोरेंट वाला पिज्जा अच्छा नहीं लगता, मुझे मम्मी के हाथ का पिज्जा अच्छा लगता है। अंश की बात सुनकर मन्नत भी राहत की सांस लेती है। प्रेम अंश को डाइनिंग टेबल के पास लेकर आता है और अंश को अपनी गोद में बैठा लेता है। मन्नत प्रेम को ही सूप का बोल दे देती है और प्रेम अपने हाथों से अंश को सूप पिलाने लगता है और अंश भी अच्छे बच्चों की तरह सूप पीने के बाद दवाई भी खा लेता है। प्रेम अंश को अपनी गोद में उठता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। प्रेम अंश को अपने सीने से लगा लेता है। अंश भी अपने पापा के कंधे पर सर रखकर प्रेम से चिपक जाता है। प्रेम ऐसे ही चारों तरफ कमरे में घूमते हुए अंश को थपकी देता है, जिससे अंश जल्द ही नींद की आगोश में चला जाता है। अंश को सुलाने के बाद प्रेम अंश को लेकर बिस्तर पर आ जाता है और अंश को अपने सीने पर ही सुला लेता है। थोड़ी देर बाद जब मन्नत अपना काम खत्म करके कमरे में आती है तो देखी है प्रेम और अंश दोनों ही सो चुके थे। प्रेम और अंश को देखकर मन्नत के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर मन्नत वॉशरूम में जाकर चेंज करती है और प्रेम के बराबर में आकर लेट जाती है। लेकिन मन्नत के दिमाग में कल के लिए बहुत सारी बातें चल रही है। मन्नत ने कल के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। मन्नत प्रेम की तरफ करवट लेती है और अंश और प्रेम को देखने लगती है, जो इस वक्त बहुत ही सुकून से सो रहे थे और उन्हें देखते हुए मन्नत भी नींद की आवाज में चली जाती है। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।